कंप्लीट हो गया था ना, फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर कंप्लीट हो गया था। ड्रग सॉल्युबिलिटी के बारे में बता दिए थे, पार्टिकल साइज के बारे में बता दिए थे, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड पीकेए ये बता दिया था, और डोजेज फॉर्म के बारे में भी बता दिए थे। आज है मेरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एक है फिजियोकेमिकल फैक्टर। ये कौन सा है? फिजियोकेमिकल फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने जो बताया था वो समझ में आया ना। मतलब कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? जब हमारी दवाएं ब्लड में रीच करती हैं। फैक्टर क्या होते हैं कि उसको रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उस दवा को रोकने का काम करते हैं कि ये दवा ब्लड में ना पहुंचे, ना जाए। बात समझ में आ रहा है? अब जब दवा का एक्शन तभी मिलेगा जब वो दवा पार्टिकुलर ब्लड में इंटर करेगी, इंटर करके जब वो डिस्ट्रीब्यूट होके अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, तभी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो दवा तभी अपने ऑर्गन तक जाएगी जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रोकने का काम करते हैं कि दवा आसानी से ब्लड में ना एब्जॉर्ब हो, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ब्लड फ्लो, क्या है? ब्लड फ्लो इंक्रीज ब्लड फ्लो सप्लाई एट द एब्जॉर्प्शन साइट इनहाइज ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसे देखो, अगर पानी ठहरा रहता है, अगर पानी का फ्लो धीरे धीरे होता है, अगर पानी का फ्लो धीरे धीरे होता है तो पानी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, देखे हो। लेकिन अगर वही पानी का फ्लो ज्यादा रहता है तो कोई भी कंपोनेंट अगर पानी में प्रेजेंस है तो बहुत तेज मूव करता है, बहुत तेज भागता है। तो ब्लड फ्लो यही कह रहा है कि अगर जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, नहीं तो समझो, ऐसे समझो, मतलब कि नमक को अगर डाल देंगे तो कम घुलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा सेक कर देंगे, हिला देंगे तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा मिक्स करना होता है। हाँ, ठंडा पानी ब्लड घुलता है, कारण भी बहुत है, अभी आएगा वो वाला आएगा फैक्टर। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि ब्लड फ्लो जो होता है ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। कारण क्या है? कारण उस ऑर्गन ड्रग का फ्लो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ब्लड फ्लो कह रहा है, सीधा कह रहा है कि जहां पे जिस ऑर्गन के पास अगर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है तो वहां पे दवा बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो कम है वहां पे दवा आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया रहती है, ये काफी जगह में रहता है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है। लेकिन स्टमक में दवा हमारी एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में दवा क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, डिजोल्यूशन स्टमक में होता है, लेकिन स्टमक से भी कुछ दवाएं हमारे ब्लड में पहुंचती हैं। लेकिन स्टमक में वही दवाएं कम, बहुत जो एसिडिक नेचर वाली दवा होती है वही स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी दवाएं स्टमक में नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है ये स्मॉल होता है, और यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो लो होता है। कहाँ पे? स्टमक में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है, और इसीलिए यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से दवा बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है। तो जो ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन से, किससे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग एब्जॉर्प्शन। जितना तेज ब्लड फ्लो होगा उतना ही तेज दवा एब्जॉर्ब होगी, जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतना ही कम दवा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, डिपेंड करता है ब्लड फ्लो पे। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया। इसमें देखो, सरफेस एरिया मतलब है कि फैलाव, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? फैलाव, जगह, ढेर सारी जब जगह रहती है। अच्छा बताओ, अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास से पानी है, इसका जगह इतना है, अगर हम बोल दे इसमें आप 1 किलो चीनी को घोल दीजिए, घोल पाएंगे? नहीं घुलेगी।
हालांकि चीनी घुल जाएगी इसमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं घुलेगी, घुल जाएगी, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल है, इसमें थोड़ी सी ही चीनी घुल पाएगी, कारण इसका सरफेस एरिया कम है। आप वही 1 केजी चीनी को आप घोलिए इतने बड़े 5 लीटर वाले बर्तन में, क्या नहीं घुल पाएगी, आराम से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, लार्ज हो गया। बात समझ में आया? तो ये यही कह रहा है, सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विलाई एंड द माइक्रोविलाई। देखो, जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन भी यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट, देखो सॉरी, सरफेस एरिया क्या कहता है, सरफेस एरिया कह रहा है जिस ऑर्गन के पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे उसको फैलाव ज्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ अब इतना सरफेस एरिया है, इतने में आप चीनी घोलेंगे तो नहीं घुल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फैलाव नहीं है। अब उसी चीनी को इतने बड़े बॉटल में घोलिए, इसमें आसानी से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फैलाव होता है। तो एक दवा को ब्लड में पहुंचने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मांगता है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन से दवा आसानी से एब्जॉर्ब होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक पाइलोरस नाम की एक पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पाइलोरिक नाम का पार्ट आता है, जहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई। ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यानी कि इसी के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम क्या होता है? गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम, गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम कहता है, इम्पटी मतलब बार बार पेट खाली होना, बार बार पेट क्या होना? खाली होना। वो भी एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? कम करता है। जैसे समझो, अगर एक दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 4 आवर्स या फिर 3 आवर्स। कितना टाइम चाहिए? 3 आवर्स। एक दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए, एक दवा को इंटेस्टाइन से, स्टमक से पहुंचने का होने, मतलब ब्लड में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3 आवर्स। सपोर्ट, ये दवा आपने खाया, आपका पेट खाली हो गया, मतलब किसी भी वजह से भोजन आपके पेट से बाहर हो गया, तो उसके साथ साथ दवा भी तो बाहर आएगी। अब दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3 आवर्स। 3 आवर्स में दवा एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कब एब्जॉर्ब होगी? जब वो दवा आपके बॉडी में रहेगी तब ना। अब वो दवा भोजन के थ्रू या फिर किसी के थ्रू पेट आपका बार बार जल्दी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। जैसे लूज मोशन में डायरिया होती, बहुत तेजी से पेट बार बार क्या होता है? खाली होता है। तो वहां पे दवा भी हमारी प्रेजेंस नहीं हो पाती है। तो जो एक इम्पटिंग टाइम होता है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। अगर आपका पेट बहुत जल्दी खाली हो रहा है तो वहां पे दवा का जो स्टेज है, स्टेज मतलब कि क्या होता है? स्टे टाइम, दवा का स्टे टाइम मतलब दवा के रुकने की टाइम कम होती है, इसीलिए दवा प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम भी दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल मोइटी, इंटेस्टाइनल मोइटी मतलब कि क्या बोल रहा है? स्टमक इम्पटी आफ्टर एब्जॉर्प्शन, फास्टर गैस्ट्रिक इम्पटी। देखो, इंटेस्टाइनल इंक्रीज इंटेस्टाइनल मूवमेंट रिड्यूस कांस्टेंट टाइम अंडर द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। यार हम क्या बता रहे हैं? देखो, गलत बताए हैं। गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम ये होता है कि मतलब कि बहुत सारी दवाएं जो होती हैं वो कहते हैं ना कि खाली पेट खा लो, खाली पेट। बहुत सारी दवाएं गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम में होता है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो खाली पेट बहुत तेजी से सूट करती है, खाली पेट बहुत तगड़ी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो कुछ और बहुत सारी दवाएं होती हैं जो बोला जाता है कि आप सुबह उठ के खाली पेट खाइए, और कुछ दवा को बोला जाता है खाना खाने के बाद खाइए। क्यों बोला जाता है?
अगर उस दवा को आप खाली पेट ही खाएंगे तो उस दवा का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। अगर उस दवा को बोला है कि किसी भोजन के साथ लीजिए, किसी खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद लीजिए, तो भी दवा की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो इम्पिटिंग टाइम मतलब होता है कि दवा के अकॉर्डिंग, अगर कुछ दवाएं होती है, अगर आपको बोला गया है कि खाली पेट खाने के लिए, तो आप उस दवा को खाली पेट ही खाइए, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोइटी का मतलब यही होता है कि बार बार इंटेस्टाइन का साफ होना, बार बार खाली पड़ जाना। लूज मोशन के दौरान, जो अभी हम गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम में बताएं, वो इसमें है। लूज मोशन के दौरान भोजन बहुत देर टाइम तक आपके इंटेस्टाइन में नहीं इकट्ठा रह पाता है, नहीं स्टोर रहता है, तो दवा भी उसके साथ साथ रिड्यूस हो जाती है, जहाँ पे दवा का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और एज भी होते हैं, कुछ एज होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करने का काम करते हैं। अफेक्टेड जो एज, जैसे कि अब जो बुढ़े लोग रहते हैं, बुढ़े लोग का एब्जॉर्प्शन कम होता है। जो बुढ़े लोग मतलब कि 60-70 वाले जो रहते हैं, उसमें दवा के एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ब्लड फ्लो कम हो जाता है प्रॉपर, और जो सरफेस एरिया होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ तो सिकुड़ के छोटी हो जाती है। सबसे ज्यादा हम लोग में, एक अडल्ट में और जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन में, उनमें एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। एक दवा बहुत तगड़ी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड फ्लो भी हाई रहता है। बात समझ में आई? फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहला कौन सा आता है, तीसरा कौन सा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिजियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले बोला है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ब्लड फ्लो कहता है जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो हाईएस्ट होगा, वहां पे दवा भी हाईएस्ट एब्जॉर्ब होगी, और जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो कम होगा, वहां पे दवा भी कम एब्जॉर्ब होगी। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ही हाई होता है, और जो स्टमक होता है यानी पेट होता है, वहां पे ब्लड फ्लो लो होता है, इसलिए स्टमक के पास बहुत सारी दवाएं एब्जॉर्ब नहीं होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दवा का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। कारण क्या है? वहां पे ब्लड फ्लो उसका हाई रहता है। तीसरा सरफेस एरिया, सिर्फ वही सरफेस एरिया जहां पे सरफेस एरिया बड़ी होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हाई होता है, और जहां का सरफेस एरिया छोटा होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन लो होता है। स्टमक का सरफेस एरिया छोटा होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक के पास कोई भी बिलाई और माइक्रो बिलाई नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे दवा का एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई और माइक्रो बिलाई दोनों प्रेजेंट होती है, इसलिए उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, और प्रॉपर तरीके से दवा हमारे लार्ज सरफेस एरिया में ही एब्जॉर्ब होती है। तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम, जैसे कि इम्पिटी अफेक्टेड द एब्जॉर्प्शन, द रेट एट विच द स्टमक इम्पिटी, मतलब कह रहा है कि द रेट एट विच द स्टमक इम्पिटी अफेक्टेड एब्जॉर्प्शन। अगर आपका पेट खाली होगा तो भी आपके दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देता है। जैसे कुछ दवाएं आपको दी जाती है, कहते हैं कि खाना खाने के बाद लीजिए। खाना खाने के बाद मतलब कि आपका पेट भरा होना चाहिए, आपके पेट में कुछ होना चाहिए, तभी आप इस दवा को खाइएगा, वरना मत खाइएगा। खाली पेट दवा को खाने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि अगर आप खाली पेट दवा को लेंगे तो उस दवा का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। फास्टर गैस्ट्रिक इम्पिटी में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम ड्रग। अब कुछ ऐसी भी दवा होती है जो भरे पेट में, अगर जैसे खाना खाने के बाद आप उस दवा को खा रहे हैं, तो उस दवा का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, ठीक है, मॉर्फिन हो गया, हर एक दवा को क्या बोलते हैं? खाना खाने के बाद ही देते हैं। जितने भी दवा है, फीवर की है, एंटीबायोटिक वगैरह जो भी है, वो कब दी जाती है? आपको खाना खाने के बाद दी जाती है। और मैक्सिमम दवाएं ऐसी होती हैं जो बोलते हैं कि खाना खाने से पहले मतलब खाली पेट लीजिएगा, तो खाली पेट लेने का फिर रीजन यही है कि उस दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। बात समझ में आई? अब आप इसमें देखेंगे किसमें? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर में। देखो फूड, ये जो फूड होता है, ये बहुत टाइप के ऐसे भी फूड होते हैं जो दवा के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे
डॉक्टर बोलता है गर्म पानी से दवा खाइए। गर्म पानी से क्यों बोलते हैं दवा खाने के लिए? देखो जितने भी यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की जो दवा होती है ना, वो अक्सर गर्म पानी के साथ दी जाती है। किसके साथ दी जाती है? गर्म पानी के। अगर आपके घर में कोई ऐसी महिलाएं होगी, जैसे कि हम अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं, हमारी मम्मी होम्योपैथिक की दवा खा रही थी, रोज उस मम्मी के लिए ना गर्म पानी करना पड़ता था, रोज। मतलब होम्योपैथिक की दवा और आयुर्वेदिक की दवा, अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है, खा रही है ना, उनको गर्म पानी सुबह चाहिए, वो गर्म पानी से ही वो दवा खाती हैं। हाँ, तो ये जो गर्म पानी होता है ना, वो दवा की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, दवा की डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने का काम करता है। और होम्योपैथिक, आयुर्वेद की जितनी भी दवा होती है, उसका जो एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, बड़ा ही लेट देखने को मिलता है। बात समझ में आया? हाँ, बहुत स्लो होता है एक्शन उसका। मतलब कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का कोर्स हो जाता है, इतने में आपकी दवा असर करेगी, उसके पहले नहीं। और लोग कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बाकायदे में होता है साइड इफेक्ट। बशर्ते क्या होता है कि वो दवा अपना इफेक्ट ही क्या करती है, बहुत स्लो देती है, तो साइड इफेक्ट भी उसका स्लो ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो फूड जो होते हैं, जैसे कि कहते हैं कुछ दवाएं दूध से खाने के लिए, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो आपको दूध से खाने के लिए बोला जाता है, बहुत सारी दवाओं को गर्म पानी से खाने के लिए बोला जाता है, बहुत सारी दवाओं को बोला जाता है शराब एल्कोहल के बाद मत लीजिए, एल्कोहल के बाद दवाएं मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गर्म पानी, दूध वगैरह होता है, ये दवा के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। डॉक्टर अगर बोल दे कि इस दवा को गर्म पानी से खाइए, तो गर्म पानी से ही खाइए। अगर डॉक्टर बोले इस दवा को नॉर्मल पानी से खाइए, तो नॉर्मल पानी से ही खाइए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी से भी उस दवा का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। बात समझ में आया? तो सम ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब ऑन द एम्प्टी स्टमक, और कुछ दवा ऐसे भी होती हैं जो खाली पेट बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे गैस की जो दवा होती है, गैस की दवा खाली पेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि खाली पेट वो बहुत ही तेज से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिक पीएच, जैसे कैल्शियम रिच फूड कैन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम ड्रग। हाँ, ये तो बताना ही भूल गए। कुछ कैल्शियम रिच फूड होते हैं, जैसे आप कोई दवा खा रहे हैं, दूध पी लेंगे, तो दूध में कैल्शियम होता है, दूध के साथ वही दवा लीजिए जिस दवा, देखो एक कैल्शियम विटामिन डी आता है, कभी देखे हो? कैल्शियम, कैल्शियम विथ D3 देखे हो? कैल्शियम विथ D3। ये जो कैल्शियम होता है, ये तो एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो हमारे बोन्स को मजबूत करता है। ये विटामिन क्या है? विटामिन क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? ये जो विटामिन होता है ना, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। किसका? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। कैल्शियम तो पेट में गया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो वहां पे दी जाती है विटामिन D3। ए विटामिन D3 इस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। जितना ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज्यादा दवा तो ब्लड में पहुंचेगी। अब जितना दवा ब्लड में पहुंचेगी, उतना ही जल्दी क्या करेगी, अपना एक्शन देगी। अब देखो, कुछ ऐसी दवाएं होती है जो आप क्या करते हैं, दूध के साथ ले लेते हैं। ठीक है, ला मम्मी हम दूध पी रहे, दवाइया ला, इसी साथ हम खा जाए, मत खाया करो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम रिच जो फूड होते हैं, कुछ दवाओं के, सब सारी दवाओं के साथ नहीं, कुछ दवाओं के ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। और एक टीबी की दवा होती है जो बोला जाता है सुबह, सोमैटिडीन ऐसे करके कोई टीबी की दवा है, उसको बोला जाता है, उसको आप खाली पेट दूध के साथ खाइए। ठीक है, उस दवा को किसके साथ बोल रहे हैं? खाली पेट दूध के साथ खाइए। वो खाली पेट दूध के साथ खाने के बाद उस दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन सारी दवा को आप दूध के साथ लेंगे तो सारी दवा का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। रीजन क्या होता है? रीजन सिर्फ यही होता है कि कुछ जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं, वो दवा के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक पीएच, सम एसिडिक अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेनी ड्रग। अब द चेंज इन द गैस्ट्रिक पीएच कैन अल्टर ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड द एब्जॉर्प्शन। अब देखो, गैस्ट्रिक पीएच भी कहता है कि हम दवा के एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन को करवे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर क्या है? एसिड है। स्टमक का नेचर क्या होता है? एसिड होता है। कारण उसमें HCl प्रेजेंस होता है।
अब उसका कहना है कि जिस दवा का नेचर एसिडिक रहेगा हम उसी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसी को डिजॉल्व करेंगे, बाकी हम किसी भी दवा को डिजॉल्व नहीं करेंगे। तो बेसिक नेचर वाली दवा कहाँ पे जाएगी? तो जो स्टमक का जो पीएच होता है या फिर जो एसिडिक पीएच होता है, जो पीएच मीडिया होता है, वो भी डायरेक्टली दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करता है। प्रेजेंस ऑफ द अदर ड्रग, सम ड्रग इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग। अब कुछ ऐसे ड्रग होती है जैसे कि एंटासिड। एंटासिड किसको बोलते हैं? एंटासिड गैस की दवा है कि अल्सर की है? एंटासिड, एंटासिड गैस की दवा है। कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टेन मेडिसिन। गैस की दवा है एंटासिड। एंटासिड गैस की दवा। देखो अब सारी दवाओं के साथ एंटासिड गैस की दवाएं नहीं दी जाती, जैसे रेनिटिडिन हर दवा के साथ दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाओं के साथ रेनिटिडिन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि वो गैस को कम तो करेगी लेकिन उस दवा के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी, इसीलिए सबके साथ एंटासिड की दवा नहीं चलती है। देखो जो अगर बुखार सर्दी जुकाम हो जाता है उसपे एक एंटीबायोटिक दी जाएगी, एक एंटीपायरेटिक दी जाएगी, और पेन हो रहा है तो पेन किलर वगैरह दे दिया जाता है। उस दवा के साथ देखेंगे एक कॉमन दवाई जाती है एंटासिड। अगर आपको गैस बनी उस दवा की वजह से अगर गैस बनी हो तो मिनिमाइज हो जाए, उस दवा की वजह से अगर आपको गैस बनी हो तो मिनिमाइज हो जाए। ये दवा एंटासिड जो जाकर वो दवा के एक्शन को, दवा के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने का भी काम करता है। दवा के एब्जॉर्प्शन रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन इसी एंटासिड को अगर हम किसी अदर दवा के साथ दे दिए तो वहां पे दवा के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मतलब सारे दवा के साथ एंटासिड वर्क नहीं करता है। बात समझ में? कुछ सेलेक्टिव दवा के साथ वर्क करता है। जैसे एंटासिड कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मेडिसिन। मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो एंटासिड कुछ ऐसी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है लेना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? लेना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट अफेक्टेड द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब कुछ रूट भी ऐसे होते हैं, रूट मतलब रास्ताएं, वो रास्ताएं जिसके थ्रू मेडिसिन हमारे बॉडी में जा रही है। कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 क्या है? ओरल रूट। ओरल रूट दवा के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है क्योंकि स्लो एंड वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन रेट देता है। कारण क्या है? इसमें लीवर आता है, लीवर क्या करता है? कुछ दवाओं को बेस्ट प्रोडक्ट बना के निकाल के फेंक देता है। बात समझ में आया? इंट्रामस्कुलर फास्टर एब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन कुछ दवाओं की क्वांटिटी कहाँ पे हो जाती है? ये हमारे मसल्स के थ्रू हिललेट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, इंट्रावेनस में नो एब्जॉर्प्शन फेजेस ड्रग डायरेक्टली इंटर ब्लड। मतलब इंट्रावेनस जो नस में दवाएं देती है उसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो दवा होती है डायरेक्टली कहाँ पे चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। ठीक है, डोजेस फॉर्म की बात करें, अब टैबलेट हो गया। The dose can be influence the amount of drug absorption। कुछ ऐसे भी डोज होते हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। वेरी हाई डोज में अफेक्टेड एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, जो हाईएस्ट डोज में रहते हैं वो दवा की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीटेड डोजिंग कैन इन्फ्लुएंस ड्रग कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन पैटर्न। देखो रिपीटेड डोजिंग जैसे कि 2 घंटे बाद फिर से आप दे दिए, 4 घंटे बाद फिर से दे दिए, फिर नहीं आराम हो रहा है तो 2 घंटे बाद फिर से दे दो, अरे नहीं आराम हो रहा है तो फिर और दे दो। ऐसे करने से उस दवा का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है। भाई वो दवा तो निकलनी भी चाहिए। हाँ, ओवरडोज हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वो आपके ब्लड में रहता है जो आगे चल के खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, तो रिपीटेड एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही अफेक्ट करता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ इतनी समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो रहे हैं आप? सोइए मत।
इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर में नंबर 1 आता है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैन ब्रेक डाउन ड्रग बिफोर एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन होने के बाद बिफोर मतलब पहले होता है एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन के पहले अगर आप खाना खाते हैं तो खाना भी क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या निकलती है, कुछ एंजाइम निकलती है। जैसे बोलते हैं ना इंसुलिन से पेनक्रियास से टैप नाम की एंजाइम निकलती है, एमाइलेज हो गया और आपके क्या हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे जो लीवर होते हैं वो बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं जो भोजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब एसिड हो गए, ये भी भोजन को काफी हद तक एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो मेरा कहने का कुछ यही मतलब है कि कुछ ऐसी भी एंजाइम होती हैं जो भोजन को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करती है, भोजन को ब्रेक करने का काम करती है, भोजन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करवाने का काम करती है। अब वही जब आप दवा खाने के साथ ले लेते हैं तो वही एंजाइम सीक्रेट होकर भोजन के साथ साथ दवा को भी स्मॉल पार्टिकल पे ब्रेक कर देती है, जहां से दवा का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आए? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये दवा के रीच को कम कर देता है, दवा की अमाउंट को कम कर देता है। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमने पहले भी बताया, जैसे कि 500 mg की दवा 50 mg की दवा आपने ली, कहाँ से ली, ओरल रूट से अगर आपने 50 mg की दवा ली तो 50 mg की दवा जैसे ही लीवर के पास पहुंची, लीवर क्या किया, इसको 40 mg क्या किया, 40 mg ब्लड में पहुंचाया और 10 mg वेस्ट बना दिया, वेस्ट प्रोडक्ट बना के उसको बॉडी से निकाल दिया। दवा का अमाउंट कितना है, 50 mg। अब एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवा कितनी चाहिए, 50 mg, लेकिन 50 mg तो आप प्रॉपर तरीके से लिए, लेकिन लीवर ने क्या किया, जबरदस्ती उसमें से 10 mg कम कर दिया। अब दवा कितनी पहुंची, 40 mg। और ठीक होने के लिए, एक बीमारी को ठीक होने के लिए दवा की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50 mg। तो बीमारी प्रॉपर तरीके से ठीक होगी नहीं, फिर आपकी डोज की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर दोबारा से आपको दवा खानी पड़ेगी। तो मेरा यही कहने का मतलब है, जो दवा होते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो दवा को प्रॉपर तरीके से ब्लड में नहीं पहुंचाते हैं, दवा के कुछ पार्ट को वेस्ट प्रोडक्ट बना के उसको रिमूव आउट कर देते हैं। ओरल ड्रग, जैसे बोला है कि ओरल ड्रग में भी मेटाबोलाइज इन द लिवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। कुछ ऐसी दवा होती है, जैसे ओरल रूट से आप जो दवा लेंगे, जितनी भी ओरल रूट से आप दवा लेंगे, पहले वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से, यानी आपके ब्लड में पहुंचने से पहले उस दवा का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। जब दवा का मेटाबॉलिज्म होता है तो आधी से ज्यादा जो दवा की एमजी रहती है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, लीवर उसको वेस्ट प्रोडक्ट बना देता है और कुछ ही एमजी ब्लड में जाती है। दिस रिड्यूस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द सेंटर, और इसी वजह से दवा की बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, किसकी, ओरल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसमें मिलेगा, ओरल रूट। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, लीवर। बात समझ में आई? डिजीज कंडीशन, सर्टेन डिजीज, बैठ कर दे।